हेलो दोस्तों, मैं संजय चौधरी आज फिर से हमारे चैनल द बर्निंग इशू ऑफ इंडिया में हाजिर हूं। आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं एक नई लेक्चर सीरीज लक्ष्मीकांत सिंप्लीफाइड। इस सीरीज में बेसिकली हम पूरी लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर वाइज चैप्टर बहुत ही आसान तरीका से अध्ययन करेंगे। तो इस सीरीज का पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों, इस चैप्टर पर चलने से पहले मैं कुछ आधार बेसिक जानकारी बता देता हूँ। इस चैप्टर से बैकग्राउंड में और जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1620 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के पर्पज से आई थी, और इसको जो परमिशन दी थी वो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने दी थी। और उसके बाद 1757 तक तो इसने व्यापार ही किया था। फिर उसके बाद इसकी जो व्यापारिक महत्वाकांक्षा के अलावा इस देश पर शासन करने की महत्वाकांक्षा जाग गई। और उसके बाद ये प्लासी के युद्ध के बाद और लगभग प्लासी के युद्ध 1757 के बाद से लेके 1947 तक लगभग 200 साल इसने इंडिया में और ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिलकर 200 साल तक राज किया। तो इस चैप्टर को बेसिकली मैं दो पार्ट्स में तोड़ के बताऊंगा। पहला है कंपनी रूल, जो कि 1773 से लेके और 1854 तक था। और फिर उसके बाद दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, वो है तुम्हारा क्राउन रूल, यानी ताज शासन, जो 1858 से लेके 1947 तक था। तो दोस्तों, इस चैप्टर पर चलते हैं। कंपनी रूल, जो कि 1773 से लेके 1858 तक था, उसको बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन जो भी कंपनी रूल ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान आए थे, उनका हम एक्ट बाई एक्ट स्टडी करेंगे। तो पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस आए थे। तो उनमें से पहला प्रोविजन तो ये था कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उनको पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया करने का प्रयास किया था, फर्स्ट टाइम। दूसरा था, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उनको मान्यता दी गई थी पहली बार, वो थे प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के रूप में। तीसरा इसका क्लॉज था, वो था केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई थी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्या हुआ था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल, पहले क्या था, 3 प्रांत बेसिकली थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको क्या कर दिया इन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और फिर उसी के साथ में इसको ना एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बनाई जो उसकी सहायता करती थी। उसमें गवर्नर जनरल रहता था बंगाल का, और उसके साथ में 4 मेंबर्स थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले से अपॉइंट करके भेजे थे। और इस एक्ट में एक चीज जो हुआ था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करूं तो जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन हो गए। और इसमें नेक्स्ट बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी इस एक्ट के तहत 1774 में। और इसमें 4 जजेस थे। एक था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि 1+3 का इसमें कॉम्बिनेशन था, कंपोजिशन था। इसमें क्या हुआ था, ये कर्मचारियों के जो भी निजी व्यापार, गिफ्ट या फिर रिश्वत वगैरह थी उस पर रोक लगाता है। और उसमें एक बॉडी का गठन किया था जिसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि COD। ये 24 सदस्यीय बॉडी थी। बेसिकली ये ट्रिक है, राजस्व CM, यानी कि राजस्व, सिविलियन एंड मिलिट्री, इन सब की जानकारी होती थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी। अब चलते हैं दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781, यानी कि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये कोई ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं था, बस इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में खामियां थी उसको दूर करने के पर्पज से बनाया था। अब चलते हैं तीसरा, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, यानी 1784 का पिट का इंडिया एक्ट। इसकी बात करूं तो इसको भी बेसिकली 1770 का कुछ रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी, उनको ही दूर करने के लिए बनाया था। इसमें एक नई बॉडी का गठन किया था, वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि इस एक्ट के थ्रू गठित की गई थी, वो जो काम पहले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोड ऑफ डायरेक्टर करते थे, यानी कि राजस्व CM, राजस्व, सिविल और मिलिट्री पावर्स की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते, यहाँ वो काम जैसे राजस्व CM को सुपरवाइज और कंट्रोल करने का काम दे दिया इसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ये मैनेज करती थी। और इसको जो कोड ऑफ डायरेक्टर था, इसको सिर्फ कमर्शियल पर्पज के लिए रखा गया। और दूसरा इसमें क्या बोला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र थे उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र मान लिया, टेरिटोरियल अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट मान लिया गया। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट सीरीज। चार्टर एक्ट की जो सीरीज थी वो स्टार्ट होती है 1793 से 1793, फिर उसके बाद ये 20-20 साल पे आते गए थे। तो 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर लास्ट चार्टर एक्ट था 1853।
तो दोस्तों ये पहले 3 चार्टर थे वो हर 20 साल पर रिन्यू हुए, और जो 1853 का जो चार्टर था उसको जब चार्टर एक्ट को लागू किया था तो उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं मेंशन की थी। तो उससे पता चल गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन अपने हाथ में ले सकती है। तो अब चलते हैं हम चार्टर एक्ट का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो पहला जो चार्टर एक्ट था 1793 का चार्टर एक्ट, उसमें क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको ज्यादा पावर्स दी गई, और वो क्या करता था, पहले जो भी डिसीजन लिया जाता था काउंसिल के मेंबर्स के बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। लेकिन इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ये एक्स्ट्रा पावर दी गई कि वो कुछ विशेष परिस्थितियों में काउंसिल के बहुमत के आधार पर लिए गए डिसीजन को भी वो खारिज कर सकता है। दूसरा इसमें बोला था कि कंपनी का जो डिविडेंड था वो 10% तक बढ़ाना था, और इसमें क्या किया था, कंपनी जो भी रेवेन्यू एक्सेस जितना भी यहाँ का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कमाया धन जितना भी एक्सपेंस करने के बाद बचता था, जो भी सरप्लस अमाउंट होता था रेवेन्यू का, उसमें से 5 लाख ब्रिटिश पाउंड पर ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा था, अब इसमें क्या हुआ था, इंडिविजुअल या फिर कंपनी के ही कर्मचारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दे दिया कि वो उनको परमिशन दे सकती है कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। तो इस एक्ट के थ्रू बेसिकली क्या हुआ था, इंडिया में इनका ट्रेड मोनोपोली बढ़ गया था। फिर मैं बात करूँ 1813 के चार्टर एक्ट की, तो 1813 के चार्टर एक्ट पे जाने से पहले मैं बैकग्राउंड की बात करना चाहूँगा। उसी समय लगभग 18वीं सदी की शुरुआत में, वो 1800 के शुरुआत में या लगभग 1801 या 2 के आसपास नेपोलियन का बोला वाला था इंग्लैंड यूरोपियन कंट्रीज में। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, एक कॉन्टिनेंटल इफेक्ट देखा गया था। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट में क्या हुआ था कि इंग्लैंड का कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता था यूरोपियन कंट्रीज के दूसरे देशों के साथ में। तो वहां पर एक तरह से व्यापारिक पर्पज से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव बनाया कि यहाँ के व्यापारियों को भी परमिशन दी जाए भारत में व्यापार करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड में मोनोपोली थी वो खत्म हो गई, केवल 2 चीजों को छोड़ के, एक तो चाय और दूसरा चीन के साथ व्यापार। अब मैं बात करूं तो परमिशन दिया गया था यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज को कि वो यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तीसरा बात बोलूँ तो इंडियंस की एजुकेशन के लिए 1 लाख पर एनम देने के लिए बोला गया था। चौथा बात करूँ तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर्ड किया गया था, उन्हें अधिकार दिया गया था कि वो अब टैक्स लगा सकते हैं ऐसे लोगों पर जो कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। अब मैं बात करूंगा 1833 के चार्टर एक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ये इसमें सेंट्रलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ये एक्ट है। इसमें मोर सेंट्रलाइजेशन पावर दे दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। ऑल सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू पावर्स, सिविल एंड मिलिट्री पावर्स दे दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था पहले। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बना था, इसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर की लॉ मेकिंग पावर भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार, जो व्यापारिक एक अधिकार था, वो बिल्कुल खत्म कर दिया। और बोलो तो सिविल सेवकों की चयन की ओपन कंपटीशन की जो प्रोसेस थी वो यहाँ पे स्टार्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स ने इसका विरोध कर दिया था। और इसके बाद 1833 से पहले जो भी एक्ट या कानून बने थे उनको बोलते थे रेगुलेशन या नियामक कानून। और 1833 के बाद, 1833 के बाद जितना भी एक्ट बना उनको एक्ट या कानून बोला जाने लगा इस चार्टर एक्ट के थ्रू। और इस चार्टर एक्ट में बात करें तो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 3 मेंबर्स होते थे और एक लॉ मेकिंग मेंबर होता था। तो अब मैं बात करूंगा 1853 के चार्टर एक्ट की। दोस्तों 1853 के चार्टर एक्ट पर जाने से पहले बताऊंगा इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी कि 1833 में जब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर की लॉ मेकिंग पावर भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी, तो उस पर एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव दोनों का भार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बहुत ज्यादा भार बढ़ जाने की वजह से अब उन्होंने ये जरूरत महसूस हुई कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो एक नई बॉडी बनाने की कोशिश किया गया इसमें, उसका नाम था मिनी पार्लियामेंट या फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थे वो अलग अलग कर दिए गए थे, और सिविल सर्वेंट के लिए ओपन कंपटीशन की जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट हो गई थी। इस एक्ट में बेसिकली लोकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया गया। तो इसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए थे। उसमें
दो तो उन्हीं के मेंबर को नॉमिनेट करता था, गवर्नर जनरल खुद नॉमिनेट करता था, और 4 मेंबर जो थे वो लोकल गवर्नमेंट्स के आते थे, जैसे कि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और चौथा आगरा से। तो जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर मिनी पार्लियामेंट थी, उसमें टोटल मेंबर होते थे गवर्नर जनरल प्लस 4 प्लस 6। इस तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस 10 मेंबर्स की बॉडी थी, वो एक तरह से ब्रिटिश सांसद की तरह ही काम करती थी। वो अपने लॉ बनाती थी, उन्हें पास करती थी। तो इस तरह से इसमें भी काफ़ी आगे चल के व्यवधान हुए। फिर इसमें चेंज करने की जरूरत आई, तो फिर 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। उससे भी पहले बात करूँ तो 1857 की जो क्रांति थी उसकी वजह से 1858 का जो एक्ट बना था उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, और उसके बाद जो कंपनी का रूल था वो ताज के हाथों सुपुर्द कर दिया गया था। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ। आगे के लेक्चर के लिए मैं कल फिर आऊँगा। थैंक यू सो मच।